हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोगों ने नाउन ऑलरेडी पढ़ लिया है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन का भी हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको पार्ट 2 जो है वो समझ में आने वाला है। तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको 11 टाइप्स के जो प्रोनाउंस होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बार पार्ट 1 को जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। कॉपी पेन लेकर बैठना है, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको पता है एसएससी ने क्या किया है? एसएससी ने ओवरऑल जो इंग्लिश का वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंस थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मैं तो इससे बहुत खुश हूं कि मुझे बच्चों को सर्व करने का मौका मिल रहा है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। तो बस आप लोग अच्छी तरीके से पूरी लगन के साथ पढ़ते रहो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूं। देखो, मैंने कहा था मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं 6 से 7 घंटे की दिन में, उसके बावजूद पीपीटी मैं खुद बनाता हूँ, क्लास में खुद रिकॉर्ड करता हूँ, उसको एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, और भी मेरे पर्सनल काम होते हैं। तो यार बहुत मतलब टाइम टेकिंग होता है सारा का सारा। तो अगर कभी बीच में क्लास नहीं हो पाती है तो आपको मायूस नहीं होना है। देखो, मैंने कहा ना मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी भी तरीके से सिलेबस कराऊं, लेकिन मैं सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मैं एक बात कहूंगा कि जितना मैं कराऊंगा ना, आप उसको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहो। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अपने पिछले 8 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। पिछले 8 साल से बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। मेरे काफी बच्चे सिलेक्टेड हैं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस आप उसको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते रहो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं नहीं कहता कि आप इसको लाइक करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जो नीडी बच्चा है, जो जो फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जिसको मतलब फ्री में आप चाहते हो कि वो बच्चा पढ़ सके, आप उस बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना यार, शेयर कर देना, ताकि उस बच्चे को ये वीडियो मिल सके और उसको भी प्रॉफिट मिल सके वीडियो का। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन टेबल। ठीक है, ये जो प्रोनाउन टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, जो हमारा टाइप 1 होता है प्रोनाउन का, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। ऐसे प्रोनाउंस जो एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्रोनाउंस जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकता है या फिर निर्जीव चीजों के लिए भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो इट लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसकी जो टेबल होती है, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप ये कह सकते हो कि एक जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, इसके 3 केसेस होते हैं। ठीक है, कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस। ठीक है, 3 केसेस होते हैं इसके, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हो। दूसरा होता है पॉजेसिव केस। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब एक एक करके मैं डिटेल में समझाता हूं, समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब है? नॉमिनेटिव केस का मतलब है, या सब्जेक्टिव केस कह लो, कि यहां पर जितने भी आपको प्रोनाउंस दिखाई दे रहे हैं इस वाले बॉक्स में, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं? ये सारे के सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको आप सेंटेंस में सिर्फ एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। यानी कि आप इन प्रोनाउंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, और ना ही पोजेशन यानी कि अधिकार को दिखाने के लिए, केवल एज अ सब्जेक्ट आप इनको यूज करोगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है वह। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन होता है, और साथ में क्या होता है? सिंगुलर होता है। एस का मतलब सिंगुलर, और इसके अलावा मेस्क्यूलाइन होता है। ये देखो, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है और मेस्क्यूलाइन है। ठीक है, फेमिनाइन नहीं है, मेस्क्यूलाइन है। शी का मतलब भी क्या होता है? वह है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर भी है, लेकिन ये क्या है? फेमिनाइन है। एफ का मतलब फेमिनाइन यानी कि स्त्रीवाचक है। इट का मतलब होता है यह है, ये भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ना तो उसको मेस्क्यूलाइन में काउंट करोगे आप, ना ही फेमिनाइन में काउंट करोगे। दे का मतलब होता है वे, ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या आपका? प्लूरल। पी का मतलब प्लूरल। ठीक है, और ये भी क्या है? न्यूट्रल जेंडर, यानी कि कॉमन, कॉमन कह लो, न्यूट्रल कह लो। ठीक है, कॉमन मतलब दोनों के लिए आ सकता है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। जैसे मान लो 2 लड़के हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? लड़के हैं, तो उनको मैं क्या बोलूंगा? दे। दोनों क्या है? बी, यानी कि दोनों बॉयज हैं। ठीक है, दोनों क्या है? बॉयज है, तो मैं इनको दे बोलूंगा। अगर मान लो एक बॉय है और एक गर्ल है, तो भी क्या है? दे। या फिर अगर दोनों गर्ल है तो भी क्या है? दे। तो दे दोनों जेंडर में आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आपको पता होना चाहिए आई जो है
कौन सा पर्सन है, आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सिंगुलर होता है आपको पता है, और इसका भी कॉमन जेंडर कह लो आप इसको, क्योंकि लड़के के लिए अगर एक लड़का है तो वो भी अपने आप को आई बोलेगा, लड़की है वो भी अपने आप को आई बोलेगी, तो कॉमन जेंडर। वी का मतलब होता है हम, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, ये आपका प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, और ये भी क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है, मतलब लड़का लड़की कोई भी यूज कर सकता है। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप, ठीक है, तुम या आप। ये आपका इकलौता होता है जो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये इकलौता है जो दोनों ही है, सिंगुलर है तो भी यू, प्लूरल है तो भी यू, ठीक है, और ये भी कॉमन जेंडर, यानी कि दोनों के लिए यूज हो सकता है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना। जैसे ये चार जो दिख रहे हैं ना आपको, ही शी इट दे, ये चारों क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये दोनों आई और वी ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके फर्स्ट पर्सन, और ये जो यू है ये आपका क्या है, सेकंड पर्सन। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि रवि गेव ही 10 रुपीज, रवि गेव ही 10 रुपीज, आप बताओ सही है गलत है, तो आपका आंसर होगा सर तो गलत है, क्योंकि देखो रवि गेव ही, रवि ने दिए, तो यानी कि काम करने वाला तो रवि है ना, तो रवि आपका सब्जेक्ट हो गया, रवि ने काम क्या किया, देने का काम किया, तो देना क्या है, वर्ब है, देना क्या है, वर्ब है। रवि ने किसको दिए, उसे, रवि ने उसे दिए, तो अगर उसे दिए तो जो काम को रिसीव कर रहा है वो तो ऑब्जेक्ट होता है ना, भाई काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो काम को रिसीव कर रहा है वो तो ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, देखो यहाँ पर क्या है, हिम। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी लिखे हैं ना, इनका यूज आप सेंटेंस में करोगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट लगाना तो आप ही नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हिम। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, रवि गेव हिम 10 रुपीज। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जितने भी सब्जेक्टिव केस के इनका इस्तेमाल आप ऐसे सब्जेक्ट करोगे। उसके बाद देखो पजेसिव केस, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, पहले भी करा चुका हूं मैं आपको ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है। अब जैसे मान लो सब्जेक्ट है ही, और मुझे किसी चीज पर ही का अधिकार दिखाना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से नोट करते रहना इसको, ठीक है। हाँ मुझे पता है मेरे को नोट्स भी टेलीग्राम पे डालने हैं, मेरे को आज का टाइम दो, चलो मैं आज या कल में जो नाउन का रह गया है वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मैंने 3-4 पार्ट्स तो डाल दिए हैं, जो रह गया वो भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। और ये जो पूरा प्रोनाउन की जो आज क्लास जो पहले हुई है एक क्लास और जो आज हुई है, इन दोनों की भी मैं पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में देखोगे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था कि अगर सब्जेक्ट आपका ही है और अगर आपको इस ही का किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना है, किसी दूसरे नाउन के ऊपर क्या दिखाना है, इसका अधिकार दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, हिज, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो इससे पहले, ये जो पजेसिव केस है ना, इसको आप देखो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, दो तरह के होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मुझे किसी चीज पर ही का पोजेशन दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा, हिज, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी हिज है, यानी कि ये तो दोनों में ठीक है, दोनों में हिज है, दोनों में कॉमन है ये। शी का अगर मुझे अधिकार दिखाना है तो या तो मैं क्या बोलूंगा, हर, या तो मैं क्या बोलूंगा, हर्स। हर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और हर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसको आपको याद रखना है। इट का अधिकार दिखाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, इट्स। और ध्यान रखना इट का केवल क्या होता है, एक सेकंड रुकना, ध्यान रखना इट का केवल क्या होता है, इट का सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। तो इट का अधिकार दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, इट्स बोलेंगे। अगला होता है दे, अगर मुझे किसी चीज पर दे का अधिकार दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा, या तो देर बोलूंगा या देर्स बोलूंगा। दे आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव और देर्स आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, मुझे अगर आई का अधिकार दिखाना है तो या तो मैं क्या बोलूंगा, माय, या तो मैं क्या बोलूंगा, माइन। माय आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अगर मुझे वी का अधिकार दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आर, पजेसिव एडजेक्टिव, और आर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। यू का अधिकार दिखाने के लिए योर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन है। अब आपको आपके मन में एक डाउट घूम रहा होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, अभी पढ़ेंगे बड़े आराम से, अभी तो मैं आपको बहुत ही मजेदार चीजें बताने वाला हूं, अभी पढ़ेंगे, अभी बस आप समझ लो कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। एक सेकंड रुकना फिर से, आगे बढ़ते हैं, कॉल्स इतने आते हैं मैं क्या बताऊं। देखो ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ही, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, हिम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस मतलब इनका इस्तेमाल आप एज एन ऑब्जेक्ट करोगे। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस और यू का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, यू रहता है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं मेन की पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। उससे पहले बताओ जरा इसमें क्या एरर है, मी
एम गोइंग देयर। बताओ इसमें क्या एरर है? मी एम गोइंग देयर। आप कहोगे सर ये क्या बच्चों वाला सवाल है, यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप अपने आप को सब्जेक्ट मान रहे हो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, मैं वहां जा रहा हूं। तो आप जा रहे हो यानी कि आप काम करने वाले, यानी कि आप सब्जेक्ट हो। तो अगर आप अपने आप को सब्जेक्ट कह रहे हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या कर रहा है? नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग देयर। ठीक है, अब देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। देखो हाउ पॉजेसिव प्रोनाउंस आर मेड। पहले आप ये देखो जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं बने कैसे हैं एक्चुअल में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, योर्स, जिनमें बेसिकली एस लगा होता है ना, इनको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो बना कैसे है ये जो माइन है ये कैसे बना है? जब आपने माई के साथ एक नाउन को जोड़ दिया तो क्या बन गया? माइन बन गया। ठीक है, क्या समझे मैंने क्या बोला? जब आपने माई के साथ एक नाउन को जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? इन दोनों को जोड़ने से बन गया माइन। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस माइन को ना आपको क्या करना है? आपको ब्रेक करना है, आपको ओपन करना है, तो आप क्या कहोगे? सर इसमें से दो चीजें निकलेंगी, एक तो माई निकलेगा और एक क्या निकलेगा? नाउन निकलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर इस माइन के अंदर ऑलरेडी नाउन इंक्लूडेड है तो इसीलिए कभी भी माइन के बाद या फिर इनमें से किसी के भी बाद अलग से नाउन आप मत लगाना। जैसे कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज माइन बॉल। अगर मैं ये बोल दूं तो आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं इस माइन को तोड़ूंगा तो माइन को तोड़ने पर मुझे एक तो क्या मिलेगा? माई मिलेगा और एक नाउन मिलेगा। तो अगर मैं इसके बाद भी एक नाउन लगा रहा हूं तो देखो इसमें ऑलरेडी एक नाउन है और दूसरा एक नाउन और आ जाएगा, तो डबल डबल नाउन हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डबल डबल नाउन आप यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन सब में ऑलरेडी एक एक नाउन जो है ना वो इंक्लूडेड होता है, तो कभी भी इनके साथ अलग से नाउन मत लगाना। ऐसी आर्स कैसे बनाए? जब आर में एक नाउन जोड़ दिया आपने। देयर्स कैसे बनाए? जब देयर में एक नाउन जोड़ दिया आपने। हिज कैसे बनाए? जब आपने हिज में एक नाउन जोड़ दिया तो वो हिज बन गया। हर्स कैसे बनाया? जब आपने हर में एक नाउन जोड़ दिया। और योर्स कैसे बनाया? जब आपने योर में क्या जोड़ दिया? एक नाउन जोड़ दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉसेसिव प्रोनाउंस बने कैसे हैं। आगे देखते हैं। अब डिफरेंस है, देखो डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं ध्यान से, देखो अब पॉसेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा ना वो हमेशा एक नाउन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन का होना क्या है? कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं लगाए ना तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन इज कंपलसरी। लेकिन आपका जो पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्या लिखा है? देखो पॉसेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय नाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन जो है आपको नहीं लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बस यही डिफरेंस है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो which of these bags is your, which of these bags is your। अब बताओ यहाँ मैंने इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आप बताओ ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? योर। ये जो योर है एस नहीं है ना इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। और मैंने भी आपको क्या बताया? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको खाली छोड़ दिया तो सेंटेंस क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब मैं अगर आपसे कहता हूं उसको सही करना है तो सही करने के दो तरीके हैं। ठीक है, देखो अगर ध्यान रखना, अगर इससे पहले किसी नाउन का जिक्र ऑलरेडी किया जा चुका है, जैसे यहाँ पर नाउन का जिक्र ऑलरेडी किया जा चुका है, तो आपको क्या करना है? सिंपली इस योर को ना योर्स कर देना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो इससे पहले नाउन अगर दे रखा हो तो आप सिंपली क्या कर दो? इस पॉसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव को आप क्या बना दो? पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद तो नाउन नहीं चाहिए होता हमें। क्यों नहीं चाहिए होता? क्योंकि पहले से यहाँ पर आ रखा है। तो सही हो जाएगा अभी कि विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स, क्योंकि बैग्स का जिक्र हमने ऑलरेडी कर दिया है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स। लेकिन मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि नहीं मुझे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करना है और मुझे सेंटेंस को ठीक बनाना है, तो मैं क्या करता? ऐसे करता मैं, विच इज योर बैग, ऐसे कर दो आप, विच इज योर बैग। योर के बाद क्या आ गया? देखो नाउन आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन इससे पहले नहीं है और आपको पता है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो योर है, तो उसके बाद नाउन क्या है? कंपलसरी है। समझ गए? तो यहाँ पर योर अकेला आ रहा था तो इसलिए सेंटेंस क्या था? गलत था। तो आप या तो इस योर को योर्स कर दो या फिर क्या करो? इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दो, विच ऑफ दीज बैग्स की जगह आप क्या कर दो? विच इज योर बैग, क्या कर दो? विच इज योर बैग। योर्स की जगह पर आप क्या कर दो? योर कर दो और बाद में एक नाउन लगा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रखा विच ऑफ दीज बैग्स इज योर्स। अगला देखो, माई कार
इज बिगर देन योर। देखो दोबारा सिर्फ योर आ रहा है तो आपको पता है सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि आप इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो। सही करने के लिए आप क्या करोगे, माई कार इज बिगर देन योर कार, या तो आप क्या कर दो, योर के बाद कार अलग से लगा दो। वही वाली बात जो मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई अगर आपको योर ही लगाना है तो योर के बाद एक अलग से नाउन ऐड कर दो कि माई कार इज बिगर देन योर कार, ठीक है। या फिर आप क्या करो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो अलग से नाउन ऐड नहीं करना, मुझे तो इसी को चेंज करना है, मुझे इस एडजेक्टिव की जगह पर क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है, तो आप क्या कर दोगे, माई कार इज बिगर देन योर की जगह क्या कर दोगे, योर्स, सॉरी योर्स हो जाएगा ये, ठीक है। माई कार इज बिगर देन योर्स, या तो आप इसको कर दो योर्स, या तो आप क्या कर दो योर कार। देखो मैंने क्या बताया था अभी कि योर के साथ एक नाउन है तो मिलकर क्या बन जाएगा, योर्स बन जाएगा। अभी बताया था ना कि जो ये जो योर्स होता है कैसे बनता है, योर के साथ एक नाउन लगाने से, अभी बताया था पिछली शीट में मैंने आपको। तो देखो ये जो योर्स है इसमें क्या क्या शामिल है, योर कार, ठीक है। दोबारा देखो इसको मैंने क्या बताया, ये सेंटेंस जो ऊपर लिखा था कि माई कार इज बिगर देन योर, ये गलत क्यों था आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ योर आ रहा है। सही करने के लिए क्या करेंगे, माई कार इज बिगर देन योर कार, या तो योर के बाद नाउन ऐड करो, या फिर माई कार इज बिगर देन योर्स कर दो, ठीक है। आगे देखो, मिसेज शर्मा अलाउड हर सन, मिसेज शर्मा ने अपने बेटे को अलाउ कर दिया टू गो टू द म्यूजियम, म्यूजियम जाने के लिए, बट मिसेज वर्मा डिड नॉट अलाउ हर्स, लेकिन मिसेज वर्मा ने डिड नॉट अलाउ हर्स। अब यहाँ पर हर्स का मतलब क्या, आप इसको तोड़ ब्रेक कर सकते हो ना। अगर मैं आपसे कहूं हर्स को ब्रेक करो तो आप क्या कहोगे, सर हर, और साथ में क्या, नाउन, नाउन कौन सा, जिस नाउन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, जो इससे पहले आ रखा है, ठीक है। तो देखो मिसेज वर्मा ने अलाउ किया होगा अपने, तो अपने किसको, अब अगर मिसेज शर्मा ने अगर अपने बेटों को अलाउ किया तो मिसेज वर्मा ने भी अपने बेटों को अलाउ किया होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन्स, क्योंकि ऑलरेडी सन यहाँ पर दे रखा है तो वही सन यहाँ पर आ जाएगा। तो मिसेज शर्मा अलाउड हर सन टू गो टू द म्यूजियम बट मिसेज वर्मा डिड नॉट अलाउ हर सन टू गो। तो या तो हर सन कर देते आप तो भी ठीक होता, या फिर मैं कहता हूं हर सन को ना लिखकर हर प्लस नाउन है ना, तो आप इसको क्या कर दो, हर्ष। तो दोनों सिचुएशन में ठीक है कि मिसेज शर्मा अलाउड हर सन टू गो टू द म्यूजियम बट मिसेज वर्मा डिड नॉट अलाउ हर्ष टू गो, तो हर्ष कर दो या फिर हर्सन्स कर दो, दोनों ही करेक्ट है। सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, एंड माइंड टू, और मेरा भी, मेरा भी क्या, मेरा भी टाइम, क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूं इस माइंड को ब्रेक करो तो देखो यहां पर नाउन ऑलरेडी पीछे आ चुका है ना, तो जब ऑलरेडी पीछे नाउन आ जाए तो आप आगे माई प्लस नाउन मत लगाओ। मेरी सलाह आपको यह है कि आप आगे एडजेक्टिव प्लस नाउन मत लगाकर आप सीधा क्या लगा दो, प्रोनाउन लगा दो, है ना। जब पहले से अगर आपको लगे कि पहले से ही यहाँ पर नाउन दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो पहले से नाउन दे रखा था बैग, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप आगे क्या कर दो, आगे आप एडजेक्टिव प्लस नाउन ना लगाकर सीधा क्या लगा दो, प्रोनाउन लगा दो, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, सेव योर टाइम, नाउन पहले से आ गया ना कि सेव करो अपना टाइम, एंड माइंड टू, और मेरा भी टाइम, तो मेरा भी टाइम सेव करो, है ना। तो यहाँ पर माई प्लस, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता था कि सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, ये भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जब ऑलरेडी टाइम पहले आपको दे रखा है, कि जब पहले से आपको एक नाउन दे रखा है तो आप आगे क्या लगाओगे, डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, प्रोनाउन। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कुछ जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन अभी मैंने आपको बताया ना, अभी जो हम टेबल पढ़ रहे थे, ऐसे प्रोनाउंस बेसिकली जिसका यूज आप सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करते हो और एज एन ऑब्जेक्ट करते हो, बस हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। टेबल में एक तीसरी जो चीज थी ना, पजेसिव, उसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, उसको पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहते। पर्सनल केवल कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो देखो इनके कुछ यूजेस पढ़ रहे हैं। इफ डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में डिफरेंट प्रोनाउंस को आप यूज कर रहे हो, हैविंग एनी बैड सेंस, और अगर उस सेंटेंस में कोई बैड सेंस आ रही हो, या फिर किसी गिल्ट की बात हो रही हो, दोष की, किसी फॉल्ट की, किसी गलती की बात हो रही हो, सो द प्रोनाउंस विल बी यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 1 2 3। ध्यान रखना, अगर आप एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग प्रोनाउंस को यूज कर रहे हो, अलग अलग प्रोनाउंस का मतलब है अलग अलग पर्सन के, जैसे एक फर्स्ट पर्सन का यूज किया आपने, एक सेकंड पर्सन का यूज किया आपने, एक थर्ड पर्सन का यूज किया आपने, या फिर जरूरी थोड़ी कि तीनों यूज करोगे। मान लो एक सेंटेंस में आपने फर्स्ट पर्सन यूज किया और एक सेकंड पर्सन, या फिर आपने एक सेकंड पर्सन यूज किया, एक थर्ड पर्सन यूज किया, मतलब अलग अलग होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो अगर आप एक सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउंस को यूज कर रहे हो, और अगर उन प्रोनाउंस के अंदर उस सेंटेंस के अंदर अगर बैड सेंस की बात हो रही हो, या गिल्ट की बात हो रही हो, फॉल्ट की बात हो रही हो, तो आप ऐसे में क्या करोगे, जो प्रोनाउंस का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1 2 3 होगा। यानी कि पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, और फिर आएगा थर्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जैसे देखो, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रॉबरी, कि उस रॉबरी के लिए तुम, मैं और वह जिम्मेदार है। तो देखो यहां पर आप मुझे बताओ, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको नहीं लगता कि एक बैड सेंस की बात हो रही है, एक फॉल्ट की बात हो रही है, एक गिल्ट की बात हो रही है ना,
और आपको पता है यहाँ पर 3 अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन है। आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, और ही आपको पता है थर्ड पर्सन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले आपको देख लेना कि बैड सेंस है या गुड सेंस है। तो आपने देख लिया बैड सेंस है, तो बैड सेंस में आपके दिमाग में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 1 2 3 आता है। तो देखो पहले 1 लगा रखा है, फिर 2 लगा रखा है, फिर 3 लगा रखा है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इस सेंटेंस को एग्जाम में ऐसे भी दे सकता था, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रॉबरी। और अगर आपको नहीं पता होता तो आपको लगता है बिल्कुल ठीक तो है, लेकिन आपको पता वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये देखो आई ही, ये क्या है फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है थर्ड पर्सन। हैव मेड अ मिस्टेक, देखो यहाँ पर मिस्टेक करने की बात हो रही है, मतलब फॉल्ट की बात हो रही है ना। और यहाँ पर 2 अलग अलग प्रोनाउंस हैं, तो मैंने क्या बताया, चाहे 2 प्रोनाउन हो या 3 प्रोनाउन हो, लेकिन अलग अलग होने चाहिए। और अगर बैड सेंस की बात हो रही हो तो हमेशा क्या लगाएंगे, 1 2 3। अब अगर मान लो तीनों है तो 1 2 3, मान लो 1 नहीं है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2 3, मान लो 2 नहीं है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 3। तो ये आपको कॉमन सेंस है तो याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 2 नहीं है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 3, देखो ना 2 नहीं है यहाँ पर तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 3। तो वही मैंने लगा रखा है, पहले 1 फिर 3, देखा 1 3। तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। अगर ये ऐसे होता ही एंड आई तो गलत हो जाता। यू एंड ही आर एक्सप्लॉइटिंग द बैगर्स, कि तुम और मैं भिखारियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर भी एक फॉल्ट की, गिल्ट की बात आ रही है, बैड सेंस की बात आ रही है। और देखो यहाँ पर 2 प्रोनाउन है, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन, और बैड सेंस की बात हो रही है, 2 अलग अलग प्रोनाउंस है। तो अगर तीनों है तो 1 2 3, या फिर अगर 2 है तो, अगर 3 नहीं है तो 1 2, अगर 2 नहीं है तो 1 3, है ना, 3 नहीं है तो 1 2, इस सेंस में आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पर 1 नहीं है, 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2 3। तो देखो 2 3 है तो सही, यानी कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में डिफरेंट प्रोनाउंस आ रहे हैं, नॉट हैविंग बैड सेंस, और अगर उसके अंदर कोई बैड सेंस नहीं है, या कोई गिल्ट नहीं है, गिल्ट है, कोई गिल्ट नहीं है, या कोई भी फॉल्ट नहीं है, सो द प्रोनाउंस विल बी यूज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ 2 3 1। तो अब जो प्रोनाउन आप लगाओगे उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस होगा 2 3 1। अगर गुड सेंस है तो, ठीक है, कोई भी बैड सेंस ना हो, एक नॉर्मल सेंस या गुड सेंस हो, तो 2 3 1। वही वाली बात, अगर तीनों है तो 2 3 1। अब मान लेते 2 नहीं है तो 3 1, मान लेते 3 नहीं है तो 2 1, 1 नहीं है तो 2 3, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि अगर 3 में से 2 है तो उसका सीक्वेंस भी इसी के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू ही एंड आई हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय हेल्पिंग हर, कि मतलब हमने एक बहुत अच्छा काम किया उसकी मदद करके। तो यहाँ पर आपको पता है गुड सेंस की बात हो रही है, मतलब कोई बैड सेंस तो नहीं है, और तीनों अलग अलग प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 3 1, यानी कि सेंटेंस इज करेक्ट। अगला, ही यानी कि थर्ड पर्सन, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम, पढ़ने की बात हो रही है, मतलब अच्छी बात हो रही है। तो या तो 2 3 1, या फिर देखो यहाँ पर 2 है ही नहीं तो क्या होना चाहिए, 3 1। तो देखो 3 1, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगला, यू एंड आई यानी कि सेकंड, और ये क्या है, 1 फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई वर द टॉपर्स ऑफ आवर स्कूल, यहाँ पर भी कोई बैड सेंस की तो बात हो ही नहीं रही, एक अच्छी बात ही तो हो रही है कि हम अपने स्कूल के टॉपर्स थे। तो या तो 2 3 1, या फिर यहाँ पर देखो 3 है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 1। तो मैंने वही लगा रखा 2 1, यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको बस ये पता कर लेना होता है कि गुड सेंस है या बैड सेंस है, ठीक है। और पर्सन्स मैंने आपको ऑलरेडी, जब हम टेबल कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन का होता है। आगे देखो, इफ प्रोनाउंस आर प्लूरल, ये भी उसी से कनेक्टेड जो भी हमने पढ़ा। इफ प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर मान लो आप 2 प्रोनाउन यूज कर रहे हो और दोनों ही प्लूरल है, या फिर अगर आप 3 यूज कर रहे हो और तीनों ही क्या है, प्लूरल है, तो ऐसे में जो सीक्वेंस आपका होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 2 3। अब देखो क्या लिखा है, फॉर गुड एंड बैड सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अब चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रोनाउंस प्लूरल हैं, 2 अलग अलग प्रोनाउंस अगर दोनों प्लूरल हैं, या 3 अलग अलग प्रोनाउंस अगर तीनों प्लूरल है, तो चाहे सेंस कोई भी हो, गुड हो या बैड हो, आपका सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा, 1 2 3। देखो याद रखने का तरीका एक आपको छोटा सा बताता हूं मैं, कि आप याद कैसे रखोगे। देखो अभी मैंने क्या बताया, गुड सेंस में क्या करते हैं, पहले समझो बैड सेंस में क्या करते हैं, 1 2 3। बैड सेंस में 1 2 3, देखो जब आप कोई गलती करते हो ना, तो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो साधु संत होते हैं वो क्या कहते हैं, कि गलती जब होती है ना, तो सबसे पहले अपने आप को गलत कहना सीखो, किसी और को गलत कहने से पहले अपने आप को गलत कहना सीखो। क्योंकि गलत, अगर गलती में अगर तुम भी शामिल हो तो मतलब तुमने भी गलत किया है ना, तो सबसे बड़ा तो गुनहगार तुम ही हो। किसी और को दोष क्यों देते हो तुम्हारी गलती के लिए, तो सबसे पहले दोष किसको दो, अपने आप को, यानी कि फर्स्ट पर्सन तो आप ही हो ना। उसके बाद जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है वो हमेशा आपको पता है सेकंड पर्सन होता है। भाई पहले आप अपने आप को गलत बताओ, फिर जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है उसके बाद उसको गलत बताओ, और जो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, यानी कि जो तीसरा कोई व्यक्ति है, चलो मैं हूं, मैं गलत हूं, तुम मेरे सामने हो, तुम भी गलत हो, वो तो चलो खैर तीसरा व्यक्ति, उससे हमें क्या लेने देना, मेन गलत तो मैं और तुम हो ना। तो पहले मैंने अपने आप को गलत बोला,
फिर मैंने अपने सामने वाले ने कि तुमको गलत बोला, यानी कि यू, यानी कि सेकंड पर्सन को। अब जो नहीं है वो भी गलत है, तो ऐसे आप गलती में पहले अपने आप को गलत बोलो, ठीक है ना। और अगर कोई अच्छी बात होती है तो अच्छी बात में पहले अपने आप को अच्छा मत कहना, वरना लोग क्या समझते हैं, घमंडी, या लोग क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, कहते हैं ना। तो जब भी कुछ अच्छा हो ना, तो विनम्रता इसी में है कि पहले जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है ना, आप उसको अच्छा बता दो कि भाई तुम अच्छे हो, यानी कि पहले सेकंड पर्सन को बोल दो जो तुम्हारे सामने है, ठीक है ना। दूसरी बात, अच्छाई की बात हो रही है तो अपने आप को लास्ट में रखो, क्योंकि विनम्रता तभी नजर आएगी जब आप अपने आप को अच्छा नहीं बताओगे। अपने आप को लास्ट में कि हाँ यार चल ठीक है, तू अच्छा है, और जो व्यक्ति नहीं है वो भी अच्छा है, और मैं भी ठीक है, मैं भी अच्छा हूं। तो अच्छाई में अपने आप को लास्ट रखो, वरना लोग आपको विनम्र नहीं समझेंगे। तो ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कि गलती में सबसे आगे अपने आप को रखो कि भाई अगर गलती हुई है तो मैं अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार बताता हूँ कि मैं गलत हूं, और तुम हो मेरे साथ तो तुम भी गलत हो, और वो तो खैर तीसरा व्यक्ति तो वो तो है ही गलत, ठीक है। और अगर अच्छी बात हो रही है तो पहले सामने वाले को अच्छा बता दो, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि आप विनम्र हो, है ना। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को बता दो, और लास्ट में अपने आप को बता दो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब यहां पर मैंने क्या बताया, समझ में आ गया आपको कि यहां पर सीक्वेंस क्या रहेगा हमेशा 1 2 3। कब? जब आपके प्रोनाउंस क्या हो, प्लूरल, तो चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे वी, यू एंड दे शुड हेल्प दोज होमलेस पीपल, कि हमें उन बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। यहां पर गुड सेंस की बात हो रही है, हो रही गुड सेंस की बात, और तीनों देखो प्लूरल है, वी भी प्लूरल, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, गुड सेंस में 1 2 3, ठीक है। वी, यू एंड दे तीनों प्लूरल है, हैव मेड अ ब्लंडर। यहां पर देखो बैड सेंस की बात हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है, 1 2 3। तो यही मैंने आपको बताया, चाहे गुड सेंस हो या बैड सेंस हो, हमेशा 1 2 3 अगर प्रोनाउंस क्या है, प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर, ये देखो ये कुछ आपको याद रखने जो वर्ब्स हैं, जैसे कि लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन, बट, लाइक एंड एनी प्रपोजिशन। ये कुछ याद रखना है। लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, बट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, लाइक के बाद भी। और कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन क्या होता है, एट, टू, है ना, इन, और क्या होता है, ऑफ, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं प्रपोजिशंस। तो इनके बाद भी क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि देयर इज नो, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम बिटवीन आई एंड ही। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं कि देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बिटवीन आई एंड ही, कि मेरे और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो सेंटेंस हमने लिखा ये सही है कि गलत है। तो आप कहोगे सर ये तो गलत है, क्योंकि अभी आपने बताया कि इनके बाद लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन, बट, लाइक और प्रीपोजिशन, इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो सर बिटवीन है ना यहाँ पर, तो बिटवीन के बाद आई नहीं आएगा, बिटवीन के बाद क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, यहाँ पर ही नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या ये सेंटेंस ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। एक बार ध्यान से देख लो, देखो सेंटेंस में दो अलग अलग प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया एक ही चीज के अंदर दो दो कॉन्सेप्ट लगा दिए मैंने। एक तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, तो चलो आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया। इधर लिखते हैं इसको, यहां लिखते हैं थोड़ा साफ साफ। मैंने ये लिख रखा है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड हिम। तो आपने कहा सर ये तो ठीक हो गया, बिटवीन के बाद देखो दोनों के दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ठीक हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक बार फिर देख लो, दो अलग अलग प्रोनाउंस हैं, ये फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन। और अभी मैंने आपको बताया जब दो अलग अलग प्रोनाउंस हो तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए, 1 2 3 2 3 1, ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए। तो आप बताओ यहां पर इस सेंटेंस के अंदर गुड सेंस की बात हो रही है, बैड सेंस की बात हो रही है। तो आप कहोगे सर बैड की तो कुछ बात ही नहीं है, यहां पर तो बोला जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि एक तरीके से अच्छे सेंस की बात हो रही है। तो अच्छे सेंस में क्या होता है, मैंने क्या बताया, अच्छाई में पहले अपने आप को अच्छा नहीं रखना, पहले सामने वाले को अच्छा रखो, उसके बाद जो नहीं है उसको अच्छा रखो, उसके बाद अपने आप को अच्छा बताओ, यानी कि 2 3 1। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 3 1। लेकिन हमने क्या करा, 1 3। तो अभी भी सेंटेंस क्या है, ये गलत है। देख रहे हो कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बिटवीन मी एंड हिम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बिटवीन हिम एंड मी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिटवीन हिम एंड मी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको क्या रखना है, याद रखना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेल बजी हमारी, कोई नीचे से बेल बजा रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी टॉक टू हिम। देखो लेट के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस का रहा है। अगर मैं ऐसे दे दूं, लेट आई टॉक टू हिम, लेट आई
टॉक टू हिम। तो आप कहोगे सर गलत है, तो लेट के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, लेट मी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। और मैंने क्या बताया, प्रपोजिशंस के बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यहाँ पर प्रपोजिशन है तो सही, तो यहाँ पर भी क्या रखा, हिम आ रखा है, तो लेट मी टॉक टू हिम। वैसे भी कह सकते हो ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव ही केस होगा, ठीक है, करेक्ट है। एवरीबडी एक्सेप्ट हर, देखो एक्सेप्ट ये दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। तो एवरीबडी एक्सेप्ट हर, तो हर ऑब्जेक्टिव केस है। अगर शी होता तो गलत हो जाता, मैंने क्या बोला, हर आएगा यहाँ पर। एवरीबडी एक्सेप्ट हर अटेंडेड द पार्टी, की उसको छोड़कर सबने पार्टी अटेंड करी। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। दिस सीक्रेट मस्ट बी बिटवीन हिम एंड मी, देखो बिल्कुल ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से भी ठीक है कि पहले 3 है फिर 1 है, क्योंकि अच्छे सेंस की बात हो रही है तो 3 1 होना चाहिए, यहां पर लिखा है ना। और वैसे भी ठीक है क्योंकि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो हिम भी ऑब्जेक्टिव है और मी भी ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं, ही इज ऑल्सो अ फूडी लाइक, देखो लाइक आ रहा है, ये रहा लाइक, लाइक आ रहा है ना, तो लाइक के बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही इज ऑल्सो अ फूडी, की वो भी एक फूडी है, फूडी मतलब जिनको खाना पीना पसंद होता है। ही इज ऑल्सो अ फूडी लाइक मी, की वो भी मेरी तरह क्या है, फूडी है। तो लाइक के बाद भी क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये चीजें आपको ना याद रखनी है, कुछ ही है कि ने लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन, बट, लाइक एंड प्रीपोजिशन, इनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ टू नॉमिनेटिव्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग एज, देखो नॉमिनेटिव्स का मतलब आप ये कह सकते हो सब्जेक्ट्स। अगर दो प्रोनाउंस हैं, दोनों के दोनों नॉमिनेटिव केस में, यानी कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अगर दो प्रोनाउंस हैं और दोनों जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और अगर आप उनको क्या करते हो, कंपेयर करते हो बाय यूजिंग, यूज करते हो किसको, या तो एज को यूज करके, या सो एज को यूज करके, या फिर देन को यूज करके, अगर आप उनको क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, सो बोथ द प्रोनाउंस मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। ये तो सिंपल सी बात याद रखने वाली है कि अगर दो प्रोनाउंस हैं, अगर दोनों सब्जेक्ट हैं, और अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो इनकी मदद से, तो दोनों के दोनों जो प्रोनाउन होंगे वो किसमें होंगे, नॉमिनेटिव केस में। एग्जांपल से समझते हैं, शी इज एज स्मार्ट एज ही, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, शी को और ही को डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर कर रहा हूं बेसिकली मैं यहां पर इक्वल बता रहा हूं वैसे तो, कि वो इतनी ही स्मार्ट है जितना कि वह, कि वह उतनी ही स्मार्ट है जितना कि वह, एक लड़की है एक लड़का है, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। और मुझे पता है कि ये दोनों क्या है, सब्जेक्टिव तो है, क्योंकि मैं यहां पर दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। तो सेंटेंस में जिसकी आप बात करते हो वही तो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सेंटेंस में कोई वर्ब तो है नहीं, यानी कि सेंटेंस जो है नॉन एक्शन की कैटेगरी में चला गया, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो यानी कि जिसकी बात हो रही है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। भाई अगर सेंटेंस एक्शन का होता, अगर उसमें वर्ब होता, तो सब्जेक्ट कौन होता, काम को करने वाला, लेकिन यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, जिसकी बात हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शी की और ही की, तो दोनों देखो नॉमिनेटिव केस में है। अगर यहाँ पर ये लिख देता ना मैं कि शी इज एज स्मार्ट एज हिम, कई बच्चे कर देंगे ऐसा, वो गड़बड़ी कर देते, उनको लगता है कि यार ऑब्जेक्ट आएगा ना लास्ट में, तो बच्चे क्या कर देंगे, इस ही को ना ऐसे लिख देंगे, शी इज एज स्मार्ट एज हिम, बच्चों को लगेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है तो चलो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के दोनों सब्जेक्टिव तो है सेंटेंस में, दोनों को कंपेयर करने का मतलब दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखो, और ये भी बताया था मैंने आपको, याद रखना पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि एज और एज के बीच में जो भी आप एडजेक्टिव लगाते हो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि ना तो यहां पर आप स्मार्टर करोगे ना स्मार्टेस्ट करोगे, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है स्मार्ट, ठीक है, ना तो यहां पर आप टॉलर करते ना टॉलेस्ट करते, अगर आपको करना है तो टॉल करोगे, ना फैटर करोगे ना फैटेस्ट करोगे, अगर करना है तो क्या करोगे, फैट करोगे। तो एज और सो एज, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी, अब मैं देखो ही और शी को कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों सब्जेक्टिव तो है, क्योंकि यहां पर भी कोई वर्ब नहीं है, तो मेन तो यही दोनों होगा ना कि मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो एज के बाद क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस, और यहां तो होगा ही नॉमिनेटिव केस, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई सिंग बेटर देन ही, कि मैं उससे बेहतर गाता हूं, देखो मैं उससे बेहतर गाता हूं, आप मुझे बताओ यहां पर मैं कंपेयर किसको कर रहा हूं, यहां पर मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं किससे, इस व्यक्ति से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। भाई गाने का काम तो दोनों के लिए कॉमन है, गाने का काम दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, कि मैं भी गाता हूं वह भी गाता है, यानी कि हम दोनों ही गाने वाले हैं, लेकिन गाने में बेहतर कौन है, मैं हूं, है ना, यानी कि है तो दोनों सब्जेक्ट ही ना, क्योंकि गाता मैं भी हूं और गाता वो भी है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देन है, कई बच्चे क्या करते हैं, आई सिंग बेटर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम, लेकिन वो आप गलत करते हो, आज तक जो आप लिखते आए हो ना ऐसे, आई रन फास्टर देन हिम, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर आप गलत कर रहे हो, हिम नहीं आएगा, यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि आप भी भागने वाले हो और वो भी तो भागने वाला है ना, तभी तो आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो, ये दोनों ही तो सब्जेक्ट है ना, तो दोनों सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो आई रन फास्टर देन ही होगा, ना कि हिम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग एज, अगर इन्हीं की मदद से, जो लिखा ना एज या सो एज या फिर देन, अगर इन्हीं की मदद से आप क्या करते हो, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो। अभी तो आप किसको कंपेयर कर रहे थे, दो सब्जेक्ट्स को, लेकिन अगर आप अब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हो, सो बोथ द प्रोनाउंस मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो कॉमन सेंस है कि अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं और अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों के दोनों जो आपके क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, वो किस में होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, एज मच एज हिम, मैं उसे पसंद करता हूं एज मच एज हिम, जितना कि मैं उसे करता हूं। एज मच एज का मतलब क्या हो गया, जितना, उतना कि जितना, है ना। आई लाइक हर एज मच एज हिम, कि मैं उसे उतना ही पसंद करता हूं जितना उसे, मतलब यहां पर एक लड़की की बात हो रही है और यहां पर एक लड़के की, कि मैं उसे इतना ही पसंद करता हूं, उस लड़की को इतना ही पसंद करता हूं जितना कि उस लड़के को। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर मैं दो सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा हूं। देखो यहां पर लाइक करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया हूं। मैं लाइक किसे कर रहा हूं, इसे लाइक कर रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब ये लाइक नहीं कर रही है, इसको लाइक किया जा रहा है, यानी कि काम को रिसीव कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो हिम है, बेसिकली मैं कंपेयर किन दोनों को कर रहा हूं, इन दोनों को कर रहा हूं ना। अब मैं, मेरी बात समझो, कि मैं जितना उस लड़की को पसंद करता हूं उतना उस लड़के को पसंद करता हूं। तो यहां पर जो बेसिकली कंपेरिजन हो रही है, वो किस किस के बीच में हो रही है, हर और हिम के बीच में हो रही है, क्योंकि मैं पसंद करता हूं उसे भी और उसे भी, यानी कि दोनों के दोनों का क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों काम को रिसीव कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहां पर सेंटेंस में इकलौता अलग से दे रखा है आपको, आई। तो अगर आपको पता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, तो अब आपको पता है दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक समझा रहा हूं, एक चीज ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि आई लाइक हर मोर देन हिम, एक तो मैंने लिखा कि आई लाइक हर मोर देन हिम, कि मैं उसे पसंद करता हूं मोर देन हिम, उससे ज्यादा, कि जितना मैं, देखो इसकी मीनिंग क्या बन रही है, अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव है और यहां पर ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऑब्जेक्ट मान रहे हो और इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। इन दोनों को कंपेयर करने का मतलब इकलौता सब्जेक्ट आपका आई है, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं उसे पसंद करता हूं मोर देन हिम, जितना कि मैं उसको पसंद करता हूं ना, लड़के की बात हो रही है, उससे ज्यादा मैं इसको पसंद करता हूं। तो यानी कि कंपेरिजन इन दोनों के बीच में है, काम लेकिन इकलौता आई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, आई लाइक हर मोर देन ही, अगर मैं इस हिम को ही कर देता, अब देखो ये सब्जेक्टिव केस और ये भी सब्जेक्टिव केस, अब मैं इन दोनों को तो कंपेयर नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो अगर ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, तो असल में अब क्या हो गया, अब इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या समझे, कि अब काम करने वाले दो व्यक्ति हैं, लाइक करने का जो काम है मैं भी करता हूं और वो भी करता है, और काम रिसीव करने वाले भी इकलौती कौन है, ये जो है ना हर, ये इकलौती है, कि मैं उसे पसंद करता हूं मोर देन ही, कि मतलब जितना वो उसको पसंद करता है उससे ज्यादा मैं उसको पसंद करता हूं, यानी कि अब दो सब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहां पर सब्जेक्टिव केस लगा रहा हूं, तो मतलब दोनों सब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं, यानी कि काम करने वाले दो अलग अलग लोग हैं और रिसीव केवल ये कर रही काम को, यानी कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाता हूं हिम, तो उसका मतलब कंपेयर अब इन दोनों को किया जा रहा है और अब सब्जेक्ट कौन है, एक ही है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर किया तो मैंने क्या लगा दिया, हिम। और यहां पर तो देखो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, जब एज एज और एज वाला केस होता है ना, तो अगर इस एज से पहले अगर कंपेरेटिव है, तो इस एज के बाद भी क्या होगा, कंपेरेटिव। ऐसे अगर इस एज के पहले पॉजिटिव, वो है क्या बोलते हैं, कंपेरेटिव बोल दिया मैंने, सॉरी ऑब्जेक्टिव। अगर इस एज के पहले ऑब्जेक्टिव है, तो इस एज के बाद भी ऑब्जेक्टिव। अगर एज के पहले सब्जेक्टिव है, तो इस एज के बाद भी सब्जेक्टिव। एज एज और सो एज का फंडा तो बड़ा क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम बेटर देन हर, कि मैं उसे उससे बेहतर जानता हूं। देखो ये हिम और हर दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब कंपैरिजन इन दोनों में है, यानी कि काम करने वाला इकलौता कौन हूं, मैं, कि मैं जानता हूं, जानने का काम मैं करता हूं, मैं इसको भी जानता हूं, मैं इसको भी जानता हूं, यानी कि दोनों मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, काम को दोनों रिसीव कर रहे हैं। आई नो हिम बेटर, लेकिन मैं इसको ज्यादा अच्छे से जानता हूं, जितना कि मैं इसको जानता हूं ना, उससे ज्यादा बेहतर मैं इसको जानता हूं। अब वही वाली बात, यहाँ पर सो एज और एज एस तो नहीं है ना, देन वाला केस है। तो देन वाले केस में मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर मैं हर की जगह पर शी लगा देता हूं, अब आपको पता है सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस, अब असल में ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं। अब काम करने वाला आई भी है, काम करने वाली शी भी है, कि आई नो हिम बेटर देन शी, कि जितना वो उसको जानती है उससे ज्यादा मैं उसको जानता हूं। तो जानने वाला मैं भी हूं, जानने वाली वो भी है। अब इकलौता ऑब्जेक्ट हिम बचा, अब हम दोनों क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि देन वाले केस में दो चीजें आपको याद रखनी है, कि भाई देन से पहले अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव है और अगर देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव आ गया, तो मतलब ये दोनों कंपेयर करोगे।
अगर देन के पहले ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्टिव आ गया तो उसका मतलब इस सब्जेक्ट को आप अब इससे कंपेयर करोगे। लेकिन एज और सो एज वाले केस में आप क्या समझे कि अगर इस एज के पहले नॉमिनेटिव केस है तो इस एज के बाद भी नॉमिनेटिव केस, अगर इस सो के पहले नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस है तो इस एज के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन अगर इस सो के पहले नॉमिनेटिव केस है तो एज के बाद भी नॉमिनेटिव केस, मतलब सेम रहेगा। अगर यहाँ नॉमिनेटिव तो यहाँ नॉमिनेटिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव तो यहाँ ऑब्जेक्टिव, ऐसे यहाँ नॉमिनेटिव तो यहाँ नॉमिनेटिव, यहाँ ऑब्जेक्टिव तो यहाँ ऑब्जेक्टिव। ये आपको एज और सो एज वाले में ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।